हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि बीपीएससी का जो सिलेबस है वो पूर्ण रूप से 1 to 5 की यदि हम बात करें तो स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि एससीईआरटी के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए आज हम एससीईआरटी हिस्ट्री कक्षा 6 का पूरे अध्याय 2 करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं और पूरे जो महत्वपूर्ण नोट्स मेरे द्वारा तैयार किया गया है उसमें हम आज आपको अध्याय 2 कवर करवाने वाले हैं। तो चलिए देखिए क्या है। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया। एक चीज़ तो सबसे पहले आपको जानना होगा, जो लोग का हिस्ट्री बहुत कमज़ोर है, हिस्ट्री नहीं समझ पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यदि आप एससीईआरटी के बुक के आधार पर यदि आप तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पर, चूँकि इसमें बहुत ही बेसिक से दिया गया है तो इसमें स्पष्ट है हिस्ट्री को 3 कालखंडों में बांटा गया। पहला यदि हम बात करें तो प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब आपको समझने में आसान होगा कि प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। यदि हम बात करें तो कक्षा 6 में आपको प्राचीन इतिहास देखने को मिलेगा, कक्षा 7 में आपको आधुनिक इतिहास यानी कि मध्य इतिहास आपको देखने को मिलेगा और कक्षा 8 में आपको ज़्यादातर चैप्टर जो है वो आपको आधुनिक इतिहास देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं भारत में प्राचीन काल मानव जाति के क्रियाकलाप, यानी जब मानव जाति का क्रियाकलाप प्रारंभ हुआ वहाँ से लेकर के 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी कि 700 से 750 तक निर्धारित किया जाता है कौन चीज़ का, तो ये आपका प्राचीन इतिहास को। ठीक है, आगे हैं आरंभिक चरण को पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है, क्योंकि उस युग की घटनाओं का कोई क्रमबद्ध लिखित इतिहास नहीं है। अक्सर आपसे पूछ लिए जाते हैं कि किस इतिहास को जिसमें क्रमबद्ध रूप से कोई भी लेखन या कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं तो उसे कहा जाता है पूर्व ऐतिहासिक, यानी ऐतिहासिक से भी पहले उसे हम कहते हैं पूर्व ऐतिहासिक काल। यानी कि हम यदि बात करें इसमें तो पूर्व ऐतिहासिक काल जो है की जो घटनाएं हैं यदि कौन कौन, तो आप देखेंगे तो इसमें आग एवं पहिए का उपयोग पूर्व ऐतिहासिक काल में ही किया गया। खेती एवं पशुपालन का सीखना, ये पूर्व ऐतिहासिक काल की घटनाएं हैं। साथ ही साथ यदि आप बात करें गांव एवं कस्बा शहर का विकास, तो ये सब घटनाएं पूर्व ऐतिहासिक काल की घटनाएं हैं। यदि हम बात करें आधुनिक काल की, तो आधुनिक काल की जो प्रारंभ होता है, आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री आप जिसे कहते हैं, तो वो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी कि 18वीं शताब्दी के अंत में जो है आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। आपको बता दें कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से भारत में औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन जो भारत के अंदर जो है खुद क्या हो गया, सक्रिय हो गया, और यह आंदोलन जो है वो सत्य और अहिंसा के सिद्धांत से क्या थे, तो प्रेरित थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले। पांडुलिपि, उस समय के जो पांडुलिपि हुआ करते थे वो किन चीज़ों पर लिखी मिली हैं, तो आपको बता दें ताम्रपत्रों और भोजपत्रों पर उस समय की। खुदाबख्श लाइब्रेरी कहाँ है, तो खुदाबख्श लाइब्रेरी आपका पटना में है। आगे हम देखेंगे गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय। अक्सर आप लोग खुदाबख्श लाइब्रेरी तो सामान्य अध्ययन या जीके के बहुत सारे बुक में देखते होंगे, लेकिन ये आपको नहीं मिलेगा। यही कुछ कुछ जो पॉइंट है, कुछ कुछ चीज़ जो है वो एससीईआरटी अपने आप को अलग करता है। तो गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय जो है वो पालीगंज में है, जो कि भरतपुर में है। ठीक है, बढ़ते हम अतीत की जानकारी अभिलेखों से प्राप्त होती है, यानी कि अब यदि हम बात करें पूर्व के बहुत सारी जो जानकारी हैं, अतीत की इतिहास की जानकारी, वो आपको कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो अभिलेखों से प्राप्त होते हैं। यदि आप इसी तरह संपूर्ण नोट्स आप चाहते हैं कि एक बार में ही मुझे हिस्ट्री का, साहित्य, साथ ही साथ ज्योग्राफी हो, साइंस हो, एससीईआरटी की सभी नोट्स आपको प्राप्त करने हैं, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 8873794919 पर मैसेज करके यहाँ से आप नोट्स जो हैं वो परचेज कर सकते हैं, नोट्स आप यहाँ से खरीद सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये है आपका अतीत की जानकारी, तो आप समझ गए अभिलेखों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है अभिलेख पर पत्थर अथवा धातु की सतह पर नुकीले औजार द्वारा उत्कीर्ण किया जाता था। यानी कि जो अभिलेख, पहले जो अभिलेख तैयार किया जाता था तो पत्थर पे, तो जो पत्थर पे किया जाता था उसे शिलालेख कहा जाता था, या फिर हम देख तो उस समय धातु भी जो होता था उस पर भी अभिलेख तैयार किया जाता था। तो इसके लिए जो नोकीले औजार होते थे उसके द्वारा उत्कीर्ण किए जाते थे। ठीक है, पुरातत्व वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था, तो पुराविद कहलाता था, पुरातत्वविद कहलाता। पशु पक्षियों एवं
मछलियों के अध्ययन से पुरातात्विक वस्तु का अनुमान लगाया जा सकता है। यानी कि सीधे तौर पर यदि पुरातात्विक वस्तुओं का यदि आपको अनुमान लगाना है तो ये अनुमान आप उस समय के पशु पक्षियों एवं मछलियों के जो हड्डी होते थे उस पर अध्ययन करके पुरातत्वविद जो है उस समय की चीज़ों का अनुमान लगाते थे। कुम्हरार नामक स्थान सोने के बैलों के टुकड़े से प्राप्त हुआ। यानी कि सोने के बैलों का जो टुकड़ा था वो कहाँ से, कुम्हरार नामक, जो कि अक्सर आप सुनते होंगे पटना के कुम्हरार बाग जो हम कहते हैं, वहीं से प्राप्त हुआ था। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सिक्कों का अध्ययन जो है मुद्रा शास्त्र कहलाता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता यानी जो भी प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से, तो कार्बन 14 या हम इसे C14 पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो ये तो सिंपल सी बात है, अतीत का मतलब ही होता है इतिहास, हिस्ट्री, और जो अतीत का अध्ययन करेंगे उसे इतिहासकार कहा जाता है। आगे हम देखते हैं नर्मदा नदी बचाओ आंदोलन। देखिए ये उस समय आंदोलन एक हुआ था नर्मदा नदी को लेकर और इसका संबंध जो है मेधा पाटकर से है। ठीक है, BC अक्सर आप देखते होंगे 1800 यदि बात करें 69, तो आगे में यदि आप देखेंगे BC लगा है तो क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, इसका मतलब होता है ईसा पूर्व। ठीक है, और यदि कहीं AD लिखा है तो एडो डोमिनी, इसका मतलब होता है ईस्वी, यानी कि जो ईसा मसीह के जन्म से पहले जो आप अक्सर यूज करते हैं ईसा पूर्व शब्द, तो इसे हम BC से सूचित करते हैं, और यदि ईस्वी को आपको सूचित करना है तो उसे आप AD से सूचित करेंगे। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को 4 भागों में बांटा जा सकता है। किस चीज़ के आधार पर, तो भौगोलिक दृष्टि से। उस समय की बात है, हिस्ट्री में प्राचीन समय में जो हमारा भारत था उसको 4 भागों में विभक्त किया था, 4 भागों में बांटा था। उसके बारे में हम देखेंगे ये 4 भाग कौन कौन है। तो सबसे पहले हम बात करें उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जो कि तराई क्षेत्र के जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैला था, तो ये आपका उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र था, उस समय की बात है। ठीक है, अगला है उत्तर का मैदान। उत्तर का मैदान जिसमें आप देखेंगे कि अधिकतर पैदावार, अक्सर ये पूछ लिए जाते हैं हिस्ट्री में कि प्राचीन काल में उत्तर किस साइड के एरिया, भारत के किस क्षेत्र का एरिया जो है अधिकतर जो है पैदावार के लिए यानी उपजाऊ जमीन के लिए माने जाते थे। तो आपको बता दें उत्तर का मैदानी जिस जगह गंगा यमुना ये सब नदी प्रवाहित होती है उसमें आपका अक्सर आ जाता है पंजाब, हरियाणा, जो है उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, ये सब आपका जो था क्या था, बहुत ही उपजाऊ ज़मीन, वहाँ अधिक जो है फसल की पैदावार भी होती थी। ठीक है, आगे है दक्षिण का पठार। ये एरिया आपका जो है भारत के दक्षिणतम एरिया है और इसके अंतर्गत उत्तर में नर्मदा एवं ताप्ती नदी बहती हैं। ये अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत के दक्षिण भारत में कौन सी नदी प्रवाहित तो याद रखेंगे नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो दक्षिण भारत की नदी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला है विंध्याचल तथा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ उत्तर भारत और दक्षिण भारत को क्या करते हैं, अलग करते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन आते रहते हैं कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कौन से पर्वत अलग करते हैं, तो विंध्या और सतपुड़ा की जो पहाड़ी हैं वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बांटते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले। सुदूर दक्षिण का मैदान किस अगला है सुदूर दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश हैं। ठीक है, अगला है दर्रे। दर्रे किसे कहते हैं ये आप लोग जान लीजिए, 2 पहाड़ियों के बीच को ये जो शंकरे यानी कि बहुत ही पतला जो रास्ता होता है उसे ही हम दर्रे कहते हैं। मान लीजिए ये पहाड़ है, ठीक है, और ये भी पहाड़ है और इसके बीच में बहुत ही छोटा सा रास्ता होता है संकीर्ण, उसे ही दर्रा कहते हैं। ठीक है, उत्तर भारत में बहने वाली नदी गंगा के दक्षिण क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। यानी कि उस समय यदि हम बात करें मगध कहाँ थे, तो मगध को जो है वो आपका उत्तर भारत में बहने वाली जो गंगा नदी है इसके क्षेत्र, जो अभी के क्षेत्र यदि हम बात करें तो आपका जो मगध है वो दक्षिण बिहार जितने हैं वो सारे जो हैं वो मगध बिहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं पॉइंट कोल्डीवा तथा चौपानी मांडा। ये देखिए 2 चीज़ें यदि बीपीएससी में दोनों ऑप्शन आपको दे दे तो दोनों लगाना है। अक्सर हम लोग कोल्डीवा ध्यान में रखते हैं लेकिन याद रखेंगे कि कोल्डीवा तथा चौपानी मांडा से जो है चावल के साक्ष्य मिले, ये दोनों जगह थे उस समय के। ठीक है, यूनानियों ने सिंध को हिंदोस तथा इंडोस कहा था। यूनानियों जो भारत में आए थे उनको सिंधु को
जो है उसको क्या कहा था, हिंदोस और इंडोज कहा था। ठीक है। डॉक्टर स्पूनर ने कुम्हरार नामक स्थान की खुदाई की थी, जो पटना में कुम्हरार आप सुनते होंगे अक्सर। इसकी जो खुदाई है वो किसने किया था, डॉक्टर स्पूनर ने किया था। ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट। कहते हैं विंध्य एवं महापाषाणी संस्कृति का निर्माण हुआ था। वहीं विंध्य एवं महापाषाणी संस्कृति का निर्माण हुआ था। अगला अध्याय है अध्याय 3, प्रारंभिक समाज। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये अध्याय को भी कवर कर लेंगे। धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे सब अध्याय को करें, लेकिन सभी अध्याय को यूट्यूब पर करना संभव नहीं है और कम समय भी है। तो यदि आप चाहते हैं कि संपूर्ण नोट्स मुझे एक ही समय में मिल जाए, तो आपको पुनः मैं आपको बता दूं कि आप 8873794919 पर आप व्हाट्सएप पे संपर्क करके इस यहाँ से आप नोट्स जो हैं वो परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।